पढ़ा लिखा लगता है। नमस्कार, वर्कर्स यूनिटी से मैं संतोष कुमार। आज हम कृषि कानून और उसके प्रभाव पे बात करने के लिए पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सुखपाल के साथ हैं। प्रोफेसर सुखपाल कृषि कानूनों पे लगातार लिखते बोलते रहे हैं। पिछले 20 सालों से जो बहुत बड़ी मेजर पंजाब के ऊपर एग्रेरियन क्राइसिस पे स्टडीज रही हैं, उसके ऑथर रहे हैं। आज हमारा बहुत सौभाग्य है कि प्रोफेसर सुखपाल ने हमें समय दिया है। प्रोफेसर सुखपाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद, आपने समय दिया। पहला सवाल मेरा ये है कि बहुत बातें हो रही हैं, बहुत सारे लेख आए हैं, बहुत सारे लेक्चर्स आए हैं, आप इस मामले के अथॉरिटी रहे हैं। आप हमारे दर्शकों को बहुत सिंपल और उसमें समझें कि 3 कृषि कानून हैं क्या? देखिए, जून में एक ऑर्डिनेंस के रूप में 3 जो ऑर्डिनेंस आए, जिसको हम बोलते हैं कि वो खेती पे एक मतलब प्रभाव डालेंगे। उसका था कि पहला जो ऑर्डिनेंस जो बाद में मतलब सितंबर में जो कानून का रूप धारण कर गए, वो है पहला कि फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। तो उसके बाद दूसरा आया कि उसका सा कि फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्मर सर्विस एक्ट 2020। तो एक तीसरा जो कानून आया वो है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जो पहले पुराने 1955 में बना था। लोग उसको थोड़ा सा अमेंड करके नया कानून बना दिया, एसेंशियल कमोडिटी जो अमेंडमेंट एक्ट 2020। सो ये 3 कानून हैं जो कृषि के क्षेत्र में बड़ा इफेक्ट डालने वाले हैं। जो पहला कानून है जिसको ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट के तरह इंट्रोड्यूस किया गया है, उसके बारे में आप डिटेल्स में बात कर सकते हैं कि ये कानून में नुआंसेज क्या हैं, डिटेल्स क्या हैं और उसका व्यापक खेती किसानी पे क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल, ये बहुत ही ये इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंट ही कानून है कि फार्मर जो प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन 2020। तो इस कानून जब ये लाया गया, क्योंकि कानून खेती में बनाने का जो स्टेट का ही अधिकार होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कानून नहीं लेकर आ सकती, वो मॉडल देती है और उसके ज़रिए स्टेट कानून बनाते हैं मॉडल का। तो लेकिन इस जो पर्टिकुलर स्थिति में क्या हुआ कि स्टेट ने एक कानून ही बना दिया, मॉडल नहीं दिया। तो वो पहला कानून जो है ये कि ट्रेड एंड कॉमर्स, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन्ड है आर्टिकल 14, 26, 28 और हमारा जो 7th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें मेंशन्ड है कि ये कानून जो है वो खेती में वो सेंट्रल सरकार नहीं बना सकती, स्टेट गवर्नमेंट ही बना सकती है। क्योंकि 3 लिस्ट है हमारे पास, जो स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। खेती का जो विषय है वो स्टेटों का ही विषय है, उसमें कानून नहीं बना सकती। इसलिए सेंट्रल सरकार ने इस कानून को, जिसको हम छोटा कहते हैं APMC बाईपास एक्ट, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट को बाईपास किया है इस कानून के जरिए। उसमें डाल दिया कि ट्रेड एंड कॉमर्स मीन्स व्यापार और वाणिज्य दोनों। लेकिन जो हमारा किसान है वो व्यापार नहीं करता, खेती में ऐसा कोई व्यापार नहीं होता, और किसान है जो वो अपनी लाइवलीहुड करता है, वो ग्रेन पैदा करता है, वो फूड स्टफ नहीं करता, वो बेसिकली नेचुरल जो ग्रेन है, नेचुरल जो दाना है वो पैदा करता है। तो ना तो वो कोई ऐसा ट्रेड करता है, कमर्स तो उसकी भी हायर स्टेज है, वो नहीं करता। लेकिन सेंट्रल सरकार ने इसी को कानून बनाने के लिए एग्रीकल्चर में, खेती में, वो जानबूझकर इसको डाला गया ट्रेड एंड कॉमर्स। इसके ज़रिए फिर कानून बनाया जो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये साफ लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर इज ए स्टेट सब्जेक्ट, स्टेट का सब्जेक्ट है, राज्यों का विषय है। वो तो उसमें जे भी दिया है, जहाँ जहाँ मेंशन किया है, नॉन एग्रीकल्चर भी दिया है कि इसमें इस एरिए में जहाँ मेंशन है कि दूसरे सेक्टर नाल दिया हुआ है कि एग्रीकल्चर में नहीं हो सकता ये,
जिसकी ज़रूरत नहीं थी फिर भी दिया हुआ है, उसको जो कॉन्स्टिट्यूशन की ट्रू सेंस है जो उसके हिसाब से ये कानून नहीं बने, गैर कानूनी है। कानून में है कि हमने फ्रीडम ऑफ चॉइस दिया है फार्मर को और ट्रेडर को। ये फार्मर को फ्रीडम ऑफ चॉइस क्या है कि वो कहीं भी जा सकता है, किसी के पास जा सकता है, किसी क्रॉप को कहाँ भी बेच सकता है। तो बेसिकली ये प्रोविज़न पहले ही किसानों के पास थी, किसान पहले भी जा सकते थे इन कानूनों से पहले भी, वो उसको किसान को उसकी कोई मनाही नहीं थी। लेकिन जहाँ ट्रेडर को, इसमें प्राइवेट ट्रेडर को इसने मतलब जो अलाउ किया है ये कानूनों ने कि कहाँ भी जाकर कहाँ ख़रीद सकते हैं। एक तरफ तो यूनियन गवर्नमेंट ये बोलती है कि हम एक मार्केट बनाएंगे, नेशनल मार्केट, एक ही मंडी होगा, एक ही देश होगा, राष्ट्र होगा, एक ही धर्म होगा, एक ही भाषा होगा, एक ही वोट होगा। लेकिन अब इसमें क्या हुआ है कि 2 मार्केट होगी एग्रीकल्चर में, एक प्राइवेट मार्केट चलेगी, एक गवर्नमेंट मार्केट चलेगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि ये लोग समझ नहीं रहे इन कानूनों को। इन कानून में दोनों प्रोविज़न है, आप प्राइवेट में भी जा सकते हैं, सरकारी में भी जा सकते हैं, दोनों चलेंगी। लेकिन सरकार, हमारी जो केंद्र सरकार है उसका है कि ये प्राइवेट जो मंडी ही चलेगी, सरकारी नहीं चलेगी। हमारे जहाँ APMC चलती है, रेगुलेटर मार्केट चलती है, ऐसा ऑप्शन जो लगता है कि मिलेगा वो ख़त्म होने वाला है। और क्योंकि प्राइवेट मार्केट जब बन गई उसमें कोई टैक्स नहीं है, सरकारी में टैक्स है, प्राइवेट में टैक्स नहीं। पंजाब में जैसे 8.5% 8.5% टैक्स है, जिसमें 3% रूरल डेवलपमेंट फंड है, 3% मार्केट फीस है, 2.5% है जो कमीशन है। सभी स्टेटों में, इंडिया के पूरा में जे एक टैक्स लगता है, वो ये टैक्स परचेज करने वाला खरीददार देता है, फार्मर नहीं देता। तो अगर प्राइवेट जो ख़रीदने वाला है उस पर कोई टैक्स नहीं, सरकारी में टैक्स है, तो लोग प्राइवेट मंडी को जाएंगे क्योंकि प्राइवेट वाला ज़्यादा मतलब उसको दे सकता है। जैसे 1 क्विंटल गेहूं और 1 क्विंटल जो राइस है उस पर 100 मतलब 55 मतलब 150 से 250 रुपये पर क्विंटल पैसे टैक्स लग जाते हैं। तो अगर आधा भी हो जाए तो सरकार प्राइवेट को परचेज करने में फ़ायदा रहेगा, फार्मर को भी फ़ायदा रहेगा, फार्मर उसमें जाएगा। स्लोली क्या करेंगे, वो टारगेटेड प्रोक्योरमेंट कर देंगे और उसके बाद टारगेट प्रोक्योरमेंट करने के बाद जो क्या होगा कि वो जो हमारा रेगुलेटेड सिस्टम है, जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट है, सरकारी खरीद हो रहा है, वो बंद हो जाएगा। तो इसी वजह से ये मार्केट जो एक इशू ये भी उठाया जा रहा है कि जहाँ भी ज़्यादा मिलेगा वहाँ जाने का फ़ायदा है। लेकिन हमारा डाटा ये बताता है कि पूरी की इंडिया की मार्केट इंटेग्रेट हुई है, इंटरलिंकेज है, वो पहले कर रहे हैं। ये काम अब छोटे व्यापारी कर रहे हैं, कानूनों से होने से ये कंपनी करेगी, इतना ही फ़ायदा रहेगा और किसानों को इसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। कि पूरे इंडिया का 86% जो किसान है वो छोटा किसान है, उसके पास कुछ भी नहीं है, ट्रांसपोर्ट का कोई साधन नहीं है, तो वो किसी भी मार्केट में नहीं जा सकता। तो ये काम कंपनी ही करेंगी। अब छोटा व्यापारी कर रहा है, छोटा ट्रेडर कर रहा है, फिर एक बड़ा जो कंपनी करेगी, इसमें यही डिफरेंस आने वाला है। तो पूरे का पूरा ये रेगुलेटेड सिस्टम है जो इस कानून से पहले से वो ख़त्म हो जाएगा। MSP जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो ख़त्म हो जाएगी और हमारा जो प्राइवेट जो ट्रेडर है, जो प्राइवेट कंपनी है, वो ही खरीदेंगी, जिससे वो अकेली होगी या 2-3 होंगे, उससे हमारा जो रेट है किसानों को कम मिलेगा। जो दूसरा कानून है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, उसके बारे में भी बहुत सारी बातें हो रही हैं और किसानों में इस बिल को भी लेके काफ़ी बेचैनी है। उस बिल के बारे में आप डिटेल्स में अगर बता पाएँ और उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? इसका है कि फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्मर सर्विस एक्ट 2020, उसमें क्या है कि इसको हम छोटा बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो हम ठेका खेती बोलते हैं उसको, उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट पहले भी हुए हैं। जैसे पंजाब में हुआ पेप्सी आई, तो इसमें जो भी एक्सपेरिमेंट हम देख रहे हैं उसका कोई ज़्यादा फ़ायदा किसानों को नहीं हुआ। इस कानून के ज़रिए 2 तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। फर्स्ट का है कि आपकी प्रोड्यूस को ठेके पे लिया जाएगा।
सेकंड है कि आपकी लैंड को, जो आपकी भूमि है, आपकी ज़मीन है, उसको ही जो है रेंट पे लिया जाएगा। तो 2 किस्म का मेनली हमारे इन कंट्रियों में चलता है। वैसे तो 5 तरह की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो सकती है, लेकिन इन कंट्री में ऐसा है कि फर्स्ट जो स्टेप में जो करेंगे वो है कि आपकी प्रोड्यूस का एक मतलब कॉन्ट्रैक्ट होगा। प्रोड्यूस में क्या होगा कि आपको एक पैकेज दिया जाएगा, इनपुट, सीड, पूरा टेक्नोलॉजी दिया जाएगा, फर्टिलाइज़र, वो क्या बीजना है, किसका। उसके बाद एक फसल का एक रेट है जो वो भी फिक्स हो जाएगा कि इस रेट पे हम आपसे ख़रीद लेंगे। लेकिन इसमें क्या है कि एक तो जो है कि जो क्रॉप कंपनी चाहेगी वो होगी, हमारी रिक्वायरमेंट नहीं, कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है वो होगी। दूसरा है कि इनपुट जो देंगे तो उसके बाद जो प्राइस देना है उसमें कुछ पैरामीटर फिक्स कर देते हैं कि क्वालिटी पैरामीटर हम उसको बोलते हैं, कि उसका पैकेज कैसा हो, उसका प्राइस कितना हो, उसका साइज कितना हो, उसकी क्वालिटी कितना हो, उसकी ग्रेडिंग कैसे हो। ऐसे हिसाब से वो सप्लायर हैं जो वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। वो बोलते हैं कि इस साइज़ का हमें ये टमाटो, पोटैटो, चिल्ली चाहिए, हमारा टमाटर, हमारा आलू, हमारी मिर्ची इस साइज़ की होनी चाहिए। लेकिन ये एक लाइफ है, इसमें साइज़ फिक्स करना, कुछ पैरामीटर फिक्स करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, वेस्टेज बहुत होती है। पूरी दुनिया की डेवलप्ड इकोनॉमी में, विकसित देशों में ये क्वालिटी पैरामीटर हैं जो मीट नहीं करती एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर कोई प्रोडक्ट कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट नहीं होता। ये नेचर है, नेचर सबको डिफरेंट तरह का, जैसे सभी लोग डिफरेंट हैं तो डिफरेंट तरह का वो बनाती है। उसमें क्या होता है कि जब कंपनी खरीदती है, जो भी प्रोड्यूस उसके पैरामीटर में नहीं आता बाकी को वो खरीदती नहीं, जहाँ ही ख़त्म नहीं होता कि खरीदती नहीं। हम सोच सकते हैं कि बाकी जो भी है स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कंपनी को बेच देंगे और बाकी जो रह गया उसको किसी जगह और बेच देंगे, लेकिन ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होता है कि बाकी जो बचा हुआ है उसको आप कहीं और बेच नहीं सकते। इस वजह से क्या होता है कि बहुत सारा प्रोडक्शन है जो जिसका साइज ही फिट नहीं होता, तो वो क्वालिटी पैरामीटर को मीट नहीं करता, मार्केट में बिकता नहीं, वो वेस्ट चला जाता है। एक तरफ सप्लाई कम होने की वजह से प्राइस हायर हो जाता है, दूसरी वजह से क्या होता है कि हमारा प्रोड्यूस वेस्टेज हो जाता है, लेकिन लोग भूखे मर रहे हैं। लोगों को चाहिए, क्योंकि आप मार्केट में जा ही नहीं सकते, बेच ही नहीं सकते, वो प्रोड्यूस आपको वेस्ट करना ही पड़ेगा और लोग भूखे भी मरेंगे और लोग हायर कीमत के भी खरीदेंगे, प्राइस मतलब सप्लाई कम होने की वजह से। ये एक सिस्टम है कि, और दूसरा है कि कंपनी लैंड को मतलब ज़मीन को ठेके पे लेती है। शुरू में क्या करती है कि कंपनी 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़्यादा रेंट भी दे देती है। ज़्यादा रेंट देने के लोग जो है, क्योंकि आपकी फर्स्ट वाला कानून है APMC बाईपास एक्ट जब लागू हो गया तो MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जो नहीं मिलेगी तो लोग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसमें क्या कि लोग अपनी ज़मीन को ठेके पे दे देंगे। ठेका ज़्यादा ही मिल रहा है, उनकी आमदन से ठेका ज़्यादा आ रहा है। लेकिन क्या होगा कि इसमें जो रेंटल वैल्यू होती है, ठेके बड़ी जो पैसा है उस पर रेंट भी जो उस पर GST लगता है 18%। अभी कंपनी को कोई टैक्स नहीं लगता, क्योंकि कंपनी क्या करेगी, खेती करेगी। रेंटल वैल्यू ऑफ द लैंड पे टैक्स लगता है 18%। उसको 9,000, और सपोज हम 50,000 में 1 एकड़ दे दिया पंजाब में, तो 9,000 उसमें 1 एकड़ में टैक्स लग जाएगा, तो आपको 40,000 ही मिलेगा। 40,000 आज भी चल रहा है। तो 5 साल के बाद वो जो रेंट है उसका जो कम कर देंगे, क्योंकि 5 साल के बाद कोई भी आदमी जब एक बार खेती छोड़ गया तो दोबारा खेती शुरू करने में बहुत सारी मतलब जो प्रॉब्लम आती हैं, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज होती हैं। तो एक ऐसा है कि आप खेती कर ही नहीं सकते, क्योंकि नवा एक पैकेज आ जाए। जैसे पहले ग्रीन हाउस से पहले हम बैलों के साथ खेती करते थे,
अब हम ट्रैक्टर के साथ करते हैं, और नए कानून आने के बाद हम ट्रैक्टर के साथ भी खेती नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एक हाई टेक मैकेनाइज सिस्टम आएगा जो पूरा पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ये इंडो जेनेटिक प्लेन है जो एग्रीकल्चर का बहुत अच्छा एरिया है, इसी में ही ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। इस एरिया में पूरा हाईली मैकेनाइज्ड होगा, उसमें ये छोटी मशीन चलेगी नहीं, पूरा इनफेक्टिव हो जाएगा। और कोई भी फार्मर ऐसा डेयर नहीं करेगा, जैसे अभी कोई भी फार्मर ऐसा नहीं कर सके बैलों के साथ खेती कर ले, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, पर यूनिट कॉस्टें ज़्यादा आती हैं, तो फार्मर खेती से बाहर हो जाएगा। खेती से बाहर होने के क्या होगा कि वो लेबर में कन्वर्ट करेगा और उसका लैंड है जो चला जाएगा। एक इसमें ये इशू आ रहा है कि हम मिडल मैन का खात्मा कर रहे हैं। हम कॉन्ट्रैक्ट फार्म में मेंशन्ड है 5 तरह के मिडल मैन होंगे। ये मिडल मैन को ख़त्म नहीं करने वाले, मिडल मैन नए तरह का मिडल मैन जो कंपनी का मिडल मैन होगा वो शुरू करेंगे। जैसे में है कि प्रोसेसर होंगे, इसमें है कि सप्लायर होंगे, एजेंट होंगे, फ्रेंचाइजी दिए जाएंगे, इवन FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन आर आल्सो मिडल मैन। जे मिडल मैन एक नए तरह का मिडल मैन आएगा, वो एक कंपनी का मिडल मैन होगा। इस मिडल मैन को रिप्लेस करेंगे नए तरह के मिडल मैन के। मिडल मैन फ्री इकोनॉमी नहीं होगी, तो ये भी एक लोगों में मतलब सेंट्रल सरकार ऐसा कुछ मतलब प्रोपेगेट कर रही है कि हम मिडल मैन का खात्मा कर रहे हैं। इस मिडल मैन, ट्रेडिशनल मिडल मैन को रिप्लेस किया जाएगा नए मिडल मैन। और पूरे यूरोप में, पूरे अमेरिका में जे पूरा फेमस है कि सप्लायर्स आर द मेन जो एक्सप्लॉइटर हैं, क्योंकि क्वालिटी पैरामीटर, मॉनिटरिंग सब कुछ उन्हें चेक करना है। वो सिस्टम जहाँ भी चलेगा, एक जहाँ भी ये हुआ, जैसे मिल्क सेक्टर में बोलते हैं कि मिल्क सेक्टर में तो चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, फिर मिल्क के लिए हाईली जो पेरिशेबल है, ख़राब हो जाता है जल्दी, डेली ख़राब होता है। और अगर मिल्क में चलता है, खेती में क्यों नहीं चलता, क्यों नहीं सब्जी में, फ्रूट में और दाने में चल सकता। इसका यह है कि मिल्क सेक्टर इसलिए चल रहा है कि कोऑपरेटिव जैसे बेरका है, कोऑपरेटिव जैसे अमूल है, चल रहा है पूरे इंडिया के वक् जो प्रोड्यूस, जैसे गुजरात है, पंजाब है, जहाँ मिल्क पैदा होता है, वहाँ कोऑपरेटिव सेक्टर एक प्राइस लीडर है। जब तक गवर्नमेंट उसमें नहीं आती, प्राइस को लीड नहीं करती, जैसे प्राइस डिस्कवरी नहीं करती, प्राइस जो है देती नहीं आप कंपटीशन में, तब तक नहीं चलती। मिल्क का सेक्टर इसलिए चल रहा है क्योंकि हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर जो उसको वो सरकारी है, वो चल रहा है। इसलिए पोल्ट्री फार्म में हमने देखा, पोल्ट्री फार्म में जो लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो घाटे में रहते हैं, और जो लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते उसको इनकम, उसको आमदनी ज़्यादा होती है उसके मुकाबले के जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये हमारे पास साफ एग्जांपल हैं, पूरे हमारे पास टेक्निकल पेपर हैं जिसमें ये स्पष्ट होता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पोल्ट्री सेक्टर में भी कामयाब नहीं है। पंजाब में शुरू किया, स्मॉल फार्मर ने इसको अडॉप्ट नहीं किया, बड़े फार्मर ने किया, उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है ये कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, ये भी कंपनियों को फ़ायदा देने के लिए ही बनाया गया है। हमको जैसे पंजाब है, जैसे ये इलाका है, और इंडिया के दूसरे स्टेट, ये एग्रेरियन इकोनॉमी है, इसको अपनी ही खेती करनी चाहिए। लेबर को एम्प्लॉयमेंट है जो खेती सेक्टर, कृषि सेक्टर में ही मिल सकती है और किसी सेक्टर में नहीं मिल सकती, क्योंकि कंपटीशन है। पंजाब छोटा सा स्टेट है, इसमें इंडस्ट्री बंद हो रही है, तो कहीं भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मर एक्ट भी हमारी इकोनॉमी के हिसाब से ठीक नहीं है। जो तीसरा कानून है, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है, ये ऐसा कानून है जिसके बारे में किसान लगातार बोल रहे हैं कि ये जो कानून है केवल खेती किसानी को नहीं, पूरे व्यापक आबादी को और ख़ास करके जो मेहनतकश तबका है उसको प्रभावित करेगी। तो उस एक्ट के बारे में अगर आप डिटेल से बात कर सकें। इसको ज़रूरी वस्तुओं जो शोध एक्ट बोला जा रहा है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, ये एक्ट 1955 में बनाया गया था कि लोगों को फूड दिया जाए। उसमें 7-8 तरह के
चीज़ें जो मेंशन की हुए हैं कि जैसे जैसे ड्रग्स, जैसे केमिकल फर्टिलाइज़र और सीड ऑफ सो मेनी कमोडिटीज, और मतलब जो है इसके लिए पशुओं के लिए चारे के लिए तो एग्रीकल्चर, वेजिटेबल, फ्रूट्स ऐसा मेंशनड है। पेट्रोलियम कि इसका ये एसेंशियल कमोडिटी हैं। और अब क्या किया कि इसको इसमें से एग्रीकल्चर को हटा दिया। एग्रीकल्चर अब एसेंशियल कमोडिटी में नहीं आता कि इस एसेंशियल कमोडिटी क्या था कि ज़रूरी वस्तुएं क्या था कि उसको हम स्टोरेज नहीं कर सकते। बस इस सेक्टर में ये है कि आप स्टोरेज कर सकते हैं। स्टोरेज अगर नहीं कर सकते तो क्या कुछ सिचुएशन है, कुछ इमरजेंसी है, कुछ जिसमें नहीं कर सकते। उसमें क्या कि अगर आपकी जो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स है उसका रेट है जो पेरिशेबल है, हाईली पेरिशेबल है, उसका रेट 50% मतलब डेढ़ा हो जाए तो आप स्टोरेज नहीं कर सकते। अगर आपका जो है मतलब फूड ग्रेन है उसमें 100% तक अगर हो जाए तो आप फूड जो है स्टोरेज नहीं कर सकते। तो स्टोरेज करने में आपको बंदिश लगाई गई है। लेकिन उसमें बड़ी चालाकी से उसमें मेंशन किया हुआ है कि जिन जिन एरियो में फिर भी आप स्टोरेज कर सकते हैं। अगर आप प्रोसेसर हैं तो स्टोरेज की कोई पाबंदी नहीं है। अगर आप एक्सपोर्टर हैं कोई पाबंदी नहीं है। आप सप्लाई चेन एजेंट हैं। सप्लाई चेन एजेंट क्या है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप स्टोरेज करने वाले हैं, आप ट्रांसपोर्टर हैं, आप बाकी इस चेन का कोई काम करते हैं तो आप स्टोरेज कर सकते हैं। यदि जे 50% और डबल या डेढ़ा हो जाए तो भी कर सकते हैं। आपका देखा जाए कि आपका एक्सपोर्ट का कितना कैपेसिटी है, आपका देखा जाएगा कि आपका प्रोसेसिंग का कितना कैपेसिटी है, उसके हिसाब से आप स्टोरेज करेंगे। और उसे जहाँ मेंशन नहीं है कि जे कैपेसिटी सालाना है या मंथली है, ऐसा कुछ नहीं मेंशन। क्योंकि एग्रीकल्चर में प्राइस हार्डली एक मंथ में ही इंक्रीज होती है फसल आने से पहले, उसमें वो करेंगे कोई भी रोक नहीं सकेगा। तो इसका प्रभाव जो पड़ेगा वो वर्किंग क्लास के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि वर्किंग क्लास है जो वो अपनी इनकम का ज़्यादा जो पार्ट है वो पेट भरने पे लगाती है। अगर उसका जो रेट 50% और डबल हो गया, डेढ़ा और डबल हो गया, तो उसका बहुत सारा पैसा इस पे चला जाएगा। जैसे हमने एस्टिमेट किया है कि 90% जो पॉपुलेशन इंडिया की, उसका एक साल का इनकम है जो पूरे परिवार का जो 31,000 मतलब 31,000 ज़्यादा उसका खर्चा आ जाएगा। लेकिन इनकम उसकी नहीं बढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि जे कानूनों से अनएम्प्लॉयमेंट होगी, इनकम पहले से कम, रियल इनकम कम हो रही है। और जे लोग हैं इसमें से बिलो पॉवर्टी लाइन जो BPL बोलते हैं, गरीबी रेखा से, गरीबी जो लाइन है उससे डाउन हो जाएंगे। जब भी एग्रीकल्चर के प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं तो जो हमारी गरीबी रेखा है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए ये लॉजिक भी दिया जाता है स्टेट से कि एग्रीकल्चर कमोडिटी का प्राइस हम ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि गरीब लोगों ने ये खानी है, इसलिए इसका प्राइस नहीं ज़्यादा हो सकता। और वर्किंग क्लास जो एग्रीकल्चर लेबर है, रूरल बाकी लेबर है, अर्बन लेबर है, इंडस्ट्रियल लेबर है, इसका ज़्यादा इनकम का ज़्यादा जो हिस्सा है वो चलता है इस पे अपने फूड पे। फूड जब कंपनी से आएगा, क्योंकि कंपनी खरीदने वेले भी अकेली होगी, मार्केट में खरीदने जो मार्केट की दो सिचुएशन सबसे जो हम बुरी सिचुएशन मानते हैं वो है मोनोपोली एंड मोनोपोली मार्केट हम बोलते हैं। जब खरीदने के वक्त एक आदमी हो या एक दो हो तो वो क्या करेगा कि कम रेट पे खरीदेगा। इस सिचुएशन में ऐसा कि खरीदने वाले भी कंपनी अकेली होगी फार्मर से, बेचने वाले बहुत हैं फार्मर और खरीदने वाली अकेली है। और जब बेचेगा कंज्यूमर को तो भी अकेला होगा। दो सिचुएशन वर्स्ट सिचुएशन है मार्केट की कि खरीदने वाले भी एक दो हों और बेचने वाले भी एक दो हों। इसमें जो बढ़ने जा रही है इस कानूनों के जरिए, तो वो कंज्यूमर को भी एक्सप्लॉइट करेगी और फार्मर को भी एक्सप्लॉइट करेगी। और अगर PDS सिस्टम है जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसमें सरकार
सरकार ऐसा लॉजिक देती है कि हम तो पीडीएस में खरीदते ही रहेंगे, क्योंकि हम लोगों को बफर स्टॉक भी देना है, हम लोगों को पीडीएस में फूड सिक्योरिटी एक्ट है हमारे पास, उसमें देना है। लेकिन वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सरकार ही खरीदे, वो प्राइवेट से फिर खरीद लेगी। पहले वो प्राइवेट को, फार्मर को बोलेगी कि इधर खरीद लो, उसके बाद उसकी मार्केट जो सरकार प्राइवेट से ही जब खरीदेगी तो कोई ह्यू एंड क्राई भी नहीं होगा, क्योंकि उसका जो कॉस्ट जो पड़ती है, अब जैसे 2000 में खरीदते हैं, 1925 है गेहूं का, तो वो उसका इकोनॉमिक कॉस्ट है क्विंटल की, वो 3000 के अराउंड बनती है। तो सरकार अडानी अंबानी से ही खरीद लेगी, फार्मर से वो खरीदेगा, और मतलब ऐसा उसको पीडीएस में चलो दे देगी लोगों को। इसमें से कोई भी आदमी इसको मना नहीं करेगा कि सरकार क्या कर रही है, क्योंकि ऐसा ही एक सिस्टम हमारे न्यू लिबरलिज्म में बना हुआ है। इस हिसाब से हम जो बफर स्टॉक देते हैं, जैसे इसमें भी क्या किया हुआ कि अब पहले यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम था, उसको अब टारगेटेड पीडीएस सिस्टम कर दिया, जिसमें 3/4 जो पार्ट है उसको ही मिल रहा है, सभी को नहीं मिल रहा, 67% को ही मिल रहा है। तो अब जो एग्री बिजनेस करने वाली कंपनी, जो 3-4 कंपनी, इसको ABCD कंपनी बोलते हैं, ADMA, बुंगे, कारगिल, ड्रिफ्स, ये 4 कंपनी हैं जो पूरे वर्ल्ड के एग्री बिजनेस पे कंट्रोल कर रही हैं। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल जो काम है वो फार्मास्यूटिकल है, सेकंड एग्री बिजनेस है। एग्री बिजनेस में जे कंपनी आना चाहती है और इस बिजनेस को टैप करना चाहती हैं, तो हमारे भी जो अंबानी अडानी हैं ये चाहते हैं कि ये कंपनी आ जाए, क्योंकि इसके पास भी इतना ज़्यादा टेक्निक नहीं है, जो लड़के ये खेती पे, इनपुट पे और आउटपुट पे दोनों पे कंट्रोल करेंगे और लोगों को जो एक्सप्लॉइट करेंगे। धन्यवाद इतना विस्तार से बताने के लिए। अब हमारा अगला सवाल ये है कि ये जो एरिया है पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का, जिसमें पंजाब खास करके इस पूरे आंदोलन को लीड कर रहा है, पंजाब में ये आंदोलन और पंजाब के किसानों ने इसको रिस्पॉन्ड बहुत त्वरित तरीके से किया, इसका कोई एक प्रभाव, इसका कोई एक कारण ऐसा आप एक्सप्लेन कर पाएँ? पंजाब में इसका एक जो मेन जो रीज़न है कि इस एरिया में क्यों है, पंजाब में एक रेगुलेटर मार्केट सिस्टम है, जिसको हम दुनिया की सबसे अच्छा मार्केट सिस्टम बोलते हैं। इसमें भी बहुत सारी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, लेकिन अभी पूरी दुनिया से सबसे अच्छा, जिसमें हर एक गांव में जो मार्केट है, सीजन में सब लोग गांव में बेच देते हैं, और इसमें जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो न्यूनतम जो कीमत जो देती है सरकार, प्राइस देती है, उस पर ख़रीद भी होती है। तो हम गेहूं और जो चावल है हम बीजते हैं, उसका प्रोडक्शन भी श्योर्ड है, रिस्क बहुत कम है उसमें, और उसकी मार्केट भी श्योर्ड है, गवर्नमेंट करती है। तो दोनों मिल रहे हैं हमें MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी मिल रहा है, कीमत मिल रहा है, और कीमत पे पूरे का पूरा यूनिवर्सल जो है हमारा पब्लिक प्रोक्योरमेंट है, जितना भी प्रोडक्शन होता है पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में पूरे का पूरा खरीदा जा रहा है पूरे दाम पे, सही, मतलब जो MSP फिक्स करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। आल्दो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम है और मतलब अच्छा करना चाहिए MSP को, लेकिन बाकी इंडिया से अच्छा मिल रहा है। और हमारा ये सिस्टम है जो बाकी इंडिया में ऐसा नहीं है, वो दूसरे स्टेटों में क्या है कि वहाँ टारगेटेड प्रोक्योरमेंट होता है। नो डाउट कि MSP और क्रॉप से भी मिलती है और स्टेटों की भी मिलती है। 11 जो है ना 10-11 क्रॉप्स, उसमें जैसे वेजिटेबल है, सॉरी पल्सेज हैं, मूंग है, मक्की है, ऑल सीड हैं, इसमें भी MSP मिलती है, पर वो टारगेटेड प्रोक्योरमेंट होती है, यूनिवर्सल प्रोक्योरमेंट नहीं है। उसमें टारगेट कोटा फिक्स किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि हम इतना ही खरीदना है, उसके बाद वो खरीद बंद कर देते हैं, फिर प्राइवेट ही खरीदते हैं। तो ऐसा इस इलाके में जो एग्रीकल्चर डेवलप्ड है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ग्रीन रेवोल्यूशन ने कुछ हमें डेवलप करके दिया, उस वजह से हमको लगता है कि हमारा जे जा रहा है, हमारा
पब्लिक प्रोक्योरमेंट जा रहा है, हमारा एमएसपी जा रहा है, हमारा रेगुलेटर्स मार्केट सिस्टम जा रहा है। इसकी वजह से हम लोग ने जो देख रहे हैं। दूसरा है कि हमारा जो एक इस इलाके का लैंड, क्योंकि एग्रीकल्चर स्टेट, एग्रेरियन इकोनॉमी है, वहाँ जहाँ कोई इंडस्ट्री ज़्यादा डेवलप नहीं हुई, बॉर्डर स्टेट भी है, तो एग्रीकल्चर में हम दुनिया से सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। हमसे ज़्यादा प्रोडक्शन पूरी दुनिया में वीट और पैडी में नहीं है। पर यूनिट एरिया एक साल में एक एकड़ से दुनिया में कहीं भी इससे ज़्यादा दाना नहीं होता। कहीं भी जहाँ भी कोई क्रॉप का होता है वहाँ हमारे जैसा क्रॉपिंग पैटर्न नहीं है। इतना टाइम ज़्यादा लगता है। टाइम ज़्यादा लगने की वजह से थोड़ा सा प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकता है, लेकिन पूरा 1 एकड़ से एक साल में इससे ज़्यादा ग्रेन नहीं होता। तो बहुत अच्छा मतलब हमारा सिस्टम है, क्रॉप्स हैं जो लेस रिस्की हैं मार्केट की तो प्रोडक्शन की। इसीलिए लोग जो जहाँ खेती कर रहे हैं, खेती में ही एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। और ये हमारा लैंड के साथ इसलिए अटैचमेंट बना हुआ है। हमारा सोशल एक फैक्टर भी है इकोनॉमी के पास के हम लैंड लॉर्ड और एज ए कल्टीवेटर हम इसको देख रहे हैं कि हमारा उपजीविका हमारा आपकी ओनरशिप है, वहीं हम काम करें। ये नए कानून में हमें नज़र आ रहा है कि ये चली जाएगी और हम लेबर में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। पूरा डिफरेंस है पंजाब इस इलाके में, हरियाणा में भी, कि हम किसान हैं, ओन्ड अपना कल्टीवेट कर रहे हैं, फार्मर हैं और लेबर हैं। तो तीसरा है कि इस इलाके में पहले से ही किसान ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं। तो ऐसा नहीं कि कानून आगे अभी शुरू किया, पिछले 4-5 दशक ग्रीन रेवोल्यूशन के शुरू से ही बहुत सारी ऑर्गेनाइज्ड हमारे पास किसानी है जो इस तरह का एमएसपी लेने का, बाकी फार्मर इशू का, फार्मर कर्ज का, फार्मर सुइसाइड का, फार्मर की जो भी इशू आते हैं, जैसे पावर बिल का, जैसे हमने पावर सप्लाई हमें फ्री मिल रही है, ये सब एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं किया हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन वो इस अपने मुद्दों पे प्रोटेस्ट कर रही है। तो उसी की वजह से ये प्रोटेस्ट इमीडिएटली जब जून में, ये तो जून में ही शुरू हो गया, जो इवन सितंबर में जब कानून बने थे तो हमारे सेंट्रल में पूरी जो पॉलिटिकल पार्टी हैं जो किसानों के साथ हैं। और तीसरा है कि किसान एक सेंट्रल इशू है। हर एक आदमी, अर्बन लोग भी अपने आप को ऐसा देख रहे हैं कि हम किसान हैं, हम किसानी पीजेंट्री से हैं। फॉरेन में लोग बैठे हैं, वो भी अपने आप को एसोसिएट कर रहे हैं कि किसानी की ये यूनिवर्सल है, अकेली किसानी का नहीं है। बाकी स्टेटों में ऐसा कम है, बाकी स्टेटों में भी है, लेकिन वो स्टेट हैं जो कुछ स्टेट तो एग्रीन स्टेट ही नहीं है, कुछ में लेफ्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका किसानी में थोड़ा कम काम है, मगर लेस ऑर्गेनाइज्ड हैं। तो इसलिए, और जो बड़ा कारण है जो वो ये है कि वहाँ रेगुलेटर मार्केट है ही नहीं, क्योंकि पहले भी कुछ नहीं मिल रहा। उसको ऐसा लगता है कि हमारे पास तो पहला भी नहीं मिल रहा, तो अब भी कुछ नहीं, हमें जा नहीं रहा, हमें खुश नहीं रहा कुछ। तो वो ऑर्गेनाइजेशन ऐसा मतलब लोग देख रहे हैं कि जे किसानी प्रॉब्लम में है, वहाँ भी किसानी के सिर पे डेट है, वहाँ भी किसानी जो है किसान हैं वो खेती को छोड़ रहे हैं, वहाँ भी किसानी है जो कर्ज के सुसाइड भी खुदकुशी कर रहे हैं। तो पर उसमें क्या है कि वो जो लोग हैं वो अभी इस कानूनों पे इतना गंभीरता से नहीं सोच रहे जितना ज़्यादा पंजाब और इस इलाके में है, लेकिन सभी स्टेटों में है। और सिंगू भी, टिकरी भी, गाजीपुर भी लोग आते हैं इन प्रोटेस्ट में, बोलते भी हैं, सेमिनार में हम भी बोलते हैं। तो इस इलाके में होने की वजह यही है कि रेगुलेटर मार्केट है, एमएसपी है, हमारा लैंड से अटैचमेंट है, हमारा और कोई सेक्टर नहीं है, एम्प्लॉयमेंट जहाँ ही मिल रही है। तो दीज आर सम ऑफ द मतलब इम्पोर्टेंट इशूज विच फोर्स जो पीजेंट्री को जो प्रोटेस्ट करने के लिए। सही है। तो ये हम कृषि कानून के बिलों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन ये जो बिल आए हैं अभी 3 और जून में जो ऑर्डिनेंस के रूप में आए थे, बाद में सितंबर में कानून बने, उसके पहले भी जो कृषि की स्थिति थी, खेती किसानी की स्थिति थी, वो एक बहुत सीवियर डिस्ट्रेस और क्राइसिस में थी। लोग पंजाब सहित अलग अलग इलाकों में भी सुसाइड की खबरें आ रही थी, कर्ज के जाल में फंसे हुए थे, और जो पूरा ओवरऑल एग्रेरियन मॉडल और है वो बहुत ही सीवियर क्राइसिस में है। तो जब
ये 3 कृषि कानून हट भी जाएंगे या उसके पहले की भी स्थिति जो थी वो भी एक कोई खुशगवार स्थिति नहीं थी, तो इसके बारे में आपकी क्या टिप्पणी है जो आज का करंट एग्रेरियन क्राइसिस है? देखिए, इसको दो पार्ट में हम देख सकते हैं। पहला यह है कि ग्रीन रेवोल्यूशन जब आई तो उसने शुरू में थोड़ा सा प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, तो उसके बाद फिर प्रॉब्लम शुरू होगी। वो सोशल प्रॉब्लम भी, वो एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम भी, वो नेचुरल रिसोर्स की डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम भी, वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी। तो इकोनॉमिक जो हमारा वाटर टेबल भी डाउन हो गया, हमारी फर्टिलिटी भी ख़राब हो गई, हमारी हेल्थ भी ख़राब हो गई, बहुत सारी प्रॉब्लम है, पोल्यूशन की प्रॉब्लम है और है, सब कुछ है। तो उसमें इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम है उस पर बहुत सारा काम भी हुआ है कि कहाँ कहाँ कर्ज बढ़ा, और कर्ज के बाद फिर लोगों ने खेती को छोड़ना शुरू कर दिया, डीपीजेंटाइजेशन भी हुआ, उसमें बहुत सारी स्टडीज़ हैं। उसके बाद सुइसाइड हुआ। सुइसाइड पे पहले सरकार ऐसा बोलती है कि सुइसाइड नहीं हो रहा, फिर जब हम टेक्निकल जो मतलब पूरा प्लान किया तीनों यूनिवर्सिटी ने कि इतना सुइसाइड हो रहा है, पूरी इंडिया में भी हो रहा है, तो उसमें क्या है कि पूरे इंडिया में 4.5 लाख लोग जो खेती पे काम करते थे एज ए वर्कर या कल्टीवेटर, वो उसने मतलब अपना खुदकुशी कर लिया। तो हर रोज़ डेली 2500 फार्मर्स खेती को छोड़ रहे हैं, डीपीजेंट हो रहे हैं। पूरे इंडिया में हर रोज़ 2500 लोग खेती से बाहर हो रहे हैं। तो जहाँ क्या है कि रंजना पाठी की भी एक बुक आई जो विमेन, औरतों का क्या उसमें क्या दशा है, दोज हु डिड नॉट डाई, उसकी सेज ने पब्लिकेशन किया, बहुत अच्छी बुक है। तो उसमें भी औरतों का क्या हुआ, मजदूरों का क्या बना, छोटी पीजेंट्री का क्या बना, उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स लोगों ने डिफरेंट जो एरिया में काम किया। तो जो दिल कंबाऊ जो डाटा मिलता है कि पंजाब, लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा है ग्रीन रेवोल्यूशन का, लेकिन जब हम सुइसाइड के खुदकुशी के डाटे देखते हैं, आज पंजाब के सिर्फ हम 10 लाख लोग फैमिलीज हैं जो खेती करती हैं, उस पर एवरी फार्मर के ऊपर जो है 10 लाख का कर्ज है, 1 लाख करोड़ रुपया का कर्ज है पूरे पीजेंट्री के। 10 लाख से हम डिवाइड कर दें तो 10 लाख जो बन जाता है हर फैमिली के ऊपर, लेकिन उसकी इनकम से 6000 है। तो बहुत सारे लोग स्मॉल फार्मर ने, दे आर नॉट इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपना कर्ज का ब्याज जो ऋण है उसको भी वापस कर दें, इतना भी नहीं है। तो 1/3 ऑफ द स्मॉल जो फार्मर हैं उसके पास कुछ नहीं बचता, मतलब वो बैंकरप्सी स्टेज में चल रहे हैं, उसका कर्ज उसकी इनकम से 2.5 गुना से ज़्यादा है, तो वो बैंकरप्ट हैं बेसिकली। तो ऐसा किसी सिचुएशन है। पिछले 19 साल में 19,000 खुदकुशी हुई। तो उसमें क्या है कि बड़ी गिनती है जो इसमें क्या है कि WHO का एक स्टडी है कि एक खुदकुशी के पीछे 20 अटेम्प्ट्स होता है, 20 कोशिश होती है। कोई भी आदमी फर्स्ट टाइम खुदकुशी नहीं कर लगा। खुदकुशी करना बहुत ही पेनफुल सिचुएशन, अपने आप को किल करना, इससे ज़्यादा पेनफुल कोई भी सिचुएशन नहीं हो सकती। तो एक पंजाब में हर रोज़ 3 जो लोग हैं खुदकुशी कर रहे हैं, 2 फार्मर, 1 खेत मजदूर, 3 लोग खुदकुशी कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि WHO बोलती है कि एक खुदकुशी के पीछे 20 अटेम्प्ट्स होती हैं। दिस मीन्स 3 नहीं, हर रोज़ 60 लोग खुदकुशी की कोशिश कर रहे हैं। उसमें 3 करते हैं, बाकी बच रहे थे, फिर कभी करते हैं। तो ये सिचुएशन है इस छोटे से एक स्टेट में, जिसको पूरा एक ग्रीन रेवोल्यूशन का मॉडल, जिसको रेप्लिकेशन करने की भी बात की जाती है कि दूसरे सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन, थर्ड ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है, उसमें ऐसा कुछ हो रहा है कि 60 लोग खुदकुशी की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज द सिचुएशन कि इसमें क्या है कि खुदकुशी होगी, उसके बाद क्या हुआ, ये सभी स्टडी जो रंजना पाठी वाली स्टडी भी, बाकी PAU वाली स्टडी भी, बाकी लोगों की स्टडी भी ये साफ करती है कि इन 1/3 ऑफ द, तीसरा हिस्सा जो पीजेंट्री का और आधा हिस्सा खेत मजदूरों का, जो खुदकुशी खुदकुशी कर चुके लोगों की फैमिली
में एक ही आदमी था पीजेंट्री में तीसरे हिस्से में जो ब्रेड अर्नर था, जो मेन कमाऊ आदमी था, मेन काम करने कामा था। खेत मजदूरों के आधे में वो भी चला गया। अब एक ही आदमी काम करने पूरी फैमिली में, वो खुदकुशी कर गया। अब सोच सकते हैं कि जब वो ही आदमी, जब वो काम भी करता था, वो फैमिली में था, उसका इतना मैनेज नहीं हो सका, उसके इनकम और एक्सपेंडिचर सब कुछ, और खुदकुशी कर गया। अब हम सोच सकते हैं कि बाद में क्या होगा जब वो भी नहीं है, वो आदमी जो काम करने वाला तो वो नहीं है। उन 1/3 ऑफ द फार्मर फैमिली एंड हाफ ऑफ द ऑलमोस्ट जो एग्रीकल्चर लेबर फैमिली में कोई आदमी अर्निंग हैंड नहीं है। सो हम जज कर सकेंगे उसे कैसा होगा, कैसा प्रभाव चल रहा होगा। इवन फार्मर के मतलब जो 1/5 में ऑलमोस्ट एक से ज़्यादा लोग डिप्रेशन के पेशेंट हैं फैमिली में, और 11% फार्मर के बच्चे जो एजुकेशन ड्रॉप हो गया उसका, क्योंकि उसका कोई भी मेंबर अर्निंग मेंबर खुदकुशी कर गया। और कुछ हिस्से में 3-4% हिस्से में लड़कियों के या लड़कों के रिश्ते टूट गए, मेनली लड़कियों के रिश्ते टूट गए, क्योंकि कोई भी आदमी ऐसा सोशल स्टिग्मा है कि इसके बाप ने कर्ज की वजह से खुदकुशी करी है, इस परिवार से हम अपना क्यों लिंक करें। तो एक लड़की है जिसका बाप भी चला गया और होने वाला नया जो मतलब रिश्ता था, जो हस्बैंड था, वो भी टूट गया। तो इससे ज़्यादा पेनफुल कोई सिचुएशन हो नहीं सकती। इसका क्या है कि दिस इज़ नॉट ओनली इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक नहीं है, ये सामाजिक प्रॉब्लम भी है जिसको टैकल करना चाहिए। लेकिन पिछले समय में ऐसा टैकल नहीं हुआ। और जो आप बोलते हैं कि यहाँ क्यों हो रहा है, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है कि वो इनपुट पे ही कंट्रोल करती थी, जिसकी वजह से ये सब कुछ खुदकुशी हुआ। और ये औरतें मुश्किल में अपना गुजारा कर रही हैं। और जो नए कानून हैं ये इनपुट सीड, फर्टिलाइज़र, टेक्नोलॉजी, मशीनरी, क्रेडिट पे ही कंट्रोल नहीं करेगी, ये आउटपुट मार्केट पे भी कंट्रोल, जो हमारा जो प्रोड्यूस होगा, हमारा जो उत्पादन होगा, उस पर भी कंट्रोल करने वाली है। बेसिकली इसका ज़्यादा उत्पादन पे कंट्रोल करने का फोकस है। जब वे उत्पादन पे कंट्रोल करेंगे, इसकी वजह से ये सब कुछ जो पीजेंट्री को भी करेगी, और वो जो खपतकार हैं, सभी कंज्यूमर हैं, उनका भी एक्सप्लॉयटेशन करेगी। तो दोनों को लूटेगी, इनपुट मार्केट और आउटपुट मार्केट। तो दोनों हैं उस पे जो, लेकिन हम ऐसा बोलते हैं कि इन कानूनों के आने से पहले भी सिचुएशन अच्छी नहीं थी। अगर ये रिपील भी हो गए तीनों कानून तो भी पोजीशन है जो अच्छी नहीं रहेगी। लेकिन हम ऐसा बोलते हैं कि ना तो ग्रीन रेवोल्यूशन ठीक थी, ना ही ये कानून ठीक हैं। ये कानून ज़्यादा जो क्राइसिस को डीप करेंगे, क्योंकि क्राइसिस है जो वो अभी ज़्यादा होने वाला है। इन कानूनों से हम डीपीजेंटाइज होने वाले हैं, लेबर बनने वाले हैं। जब लेबर बनेंगे तो लेबर सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा, तो उसकी वजह से वेज रेट कम हो जाएगा, तो लोगों की आर्थिक हालत इससे भी बदतर होगी। तो इसलिए इन कानूनों को रिपील होना चाहिए। इसकी वजह से हमें रिफॉर्म तो चाहिए, लेकिन ट्रू रिफॉर्म होना चाहिए, जिसमें स्मॉल फार्मर का, जिसमें मीडियम फार्मर का, जिसमें लैंडलेस लेबर का, जिसमें औरतों का, दूसरे लोगों का थोड़ा सा अच्छा लाइवलीहुड हो। ये कानून लोगों के लिए नहीं है। ये कानून वो नहीं है जो अल्टरनेटिवली हमें ग्रीन रेवोल्यूशन को कोई जो साइड इफ़ेक्ट थे, जो नेगेटिव इफेक्ट को दूर करें, उसको एड्रेस करें, ऐसा नहीं है। ये उसको और डीप करेंगे। इसलिए हमें एक नया कानून बनाना है, एक नई व्यवस्था के लिए कुछ सोचना है। वो कानून ऐसा बन सकता है कि हमारा जो पूरा इकोनॉमी है उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, पहले ये असेस किया जाए कि पूरी पॉपुलेशन कितनी है। 130 करोड़ पॉपुलेशन है इंडिया की। उसको क्या क्या चाहिए, उसको चावल कितना चाहिए, उसको गेहूँ कितना चाहिए, उसको सब्ज़ी कितना चाहिए, फ्रूट कितना चाहिए। फिर देखिए कि वो कहाँ कहाँ हो सकती है। पंजाब में ये हो सकता है, केरला में ड्राई फ्रूट हो सकता है,
कोई गुजरात में मतलब जो है पल्सेज हो सकती है, राजस्थान में कॉटन हो सकता है। उसके रिक्वायरमेंट के बाद फिर हम वो डिवर्सिफिकेशन भी हो जाएगा, लोगों को भी मिलेगा। उसके बाद हम देखेंगे फॉरेन मार्केट में क्या है, फिर उसके हिसाब से वो उस इलाके में प्रोसेसिंग का यूनिट लगे, लोगों को नौकरी भी मिले, सब कुछ मिले। तो पूरा ऐसा एक जड़ा मॉडल बन सकता है, हमारा अपना मॉडल। उस मॉडल को कोऑपरेटिव और स्टेट मॉडल के नीचे बना के पूरा डेवलप हो सकता है। अगर कोई कंपनी, एक दो आदमी की कंपनी इसमें बहुत सारा पैसा कमा सकती है तो स्टेट क्यों नहीं कर सकती? तो आराम से हो सकता है। अच्छा मॉडल हमें अपना बनाना चाहिए। एक अंतिम सवाल ये है कि आपने विस्तार से बताया कि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के आने से इंडस्ट्रियल लेबर और शहरी मध्यवर्ग पे भी क्या प्रभाव पड़ेगा। आप लगातार पिछले 20 सालों से एग्रीकल्चर लेबर के पे जो स्टडी है, आपकी पिछले वीक ही एक स्टडी भी आई PW में, तो पंजाब को लेके जो हमेशा बात होती है कि एक बहुत बड़ा आबादी एग्रीकल्चर लेबर के रूप में भी काम करता है और एक प्रवासी मजदूर भी बिहार उत्तर प्रदेश से आके खेती किसानी में काम करते हैं। इस कानून का उनके साथ क्या रिश्ता है और उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनके मजदूरी पे, उनके जीवन पे, और उनको भी इस आंदोलन में वो कैसे आप इस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं? एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है, इसका सभी कंज्यूमर पे जो इफ़ेक्ट होने वाला है, प्रभाव पड़ने वाला है, देखिए कि इससे सबसे ज़्यादा प्रभाव है जो वो लेबर क्लास पे पड़ता है, क्योंकि उसकी इनकम कम होती है। तो जब ये कानून आ जाएगा, मोनोपोली बन जाएगी एग्रीबिजनेस कंपनी की, तो वो उसमें जो ज़्यादा रेट जो खाने वाली वस्तुओं में लगाएंगे, तो उसकी वजह से ये लोग बिलो पॉवर्टी लाइन और हो जाएंगे। एक तो ये है कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के थ्रू उनका एक्सप्लॉयटेशन होगा। दूसरा है कि जब ये जो व्यवस्था नहीं आ गई, नए कानून आ गए, तो इसमें ओन्ड जो फार्मिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। ओन्ड फार्मिंग ख़त्म होने की वजह से क्या होगा कि लोग जो है डीपीजेंटाइज हो जाएंगे, निकल जाएंगे खेती से, वो भी लेबर का पार्ट बन जाएंगे। लेबर का हिस्सा बनने के बाद वो लेबर की सप्लाई जो ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ लेबर जो ज़्यादा होगा, लेबर का नंबर ज़्यादा हो जाएगा या ज़्यादा होगा, बड़े पैमाने पे खेती होगी, उसमें ज़्यादा लेबर की ज़रूरत नहीं है उसमें, क्योंकि हाई टेक होगा। जैसे कंप्यूटर आ जाएगा, जिन इन लोगों के पास स्किल नहीं है, ये कंप्यूटर नहीं चला सकेंगे, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा। उसमें लेबर तो लगेगा लेकिन बहुत कम लगेगा और स्किल्ड लेबर लगेगा। तो मज़दूर के पास इतना स्किल नहीं है, इतना कैपिटल नहीं है कि वो उसमें एडजस्ट हो जाए। थोड़ा सा मजदूरी उसको मतलब मिलेगा, वो पीजेंट्री के इससे ही आ जाएगा। इसमें जिस भी किसी को मिलेगा फिर मैनुअल लेबर, मेंटल लेबर कम चाहिए, मैनुअल लेबर भी कम चाहिए, वो मिल जाएगा। उसके वेज रेट कम हो जाएगा। सो वेज रेट कम होने की वजह से उनका इनकम कम हो जाएगा। एक उधर मोनोपोली होने की वजह से ECA में फूड भी महंगा मिलेगा, इनकम भी कम होगी, फूड भी ज़्यादा जो उसका कॉस्ट हो गया, तो दोनों तरफ से इसकी लूट होगी। तो इसलिए ये कानून कला किसानी के लिए हार्मफुल नहीं, ये पर्टिकुलरली जो तीसरा कानून है वो लेबर क्लास पे बहुत ज़्यादा हिट करेगा, बाकी पे भी करेगा लेकिन बाकी पे कंपैरेटिवली कम करेगा। तो ये कानून, तीनों कानून एक पैकेज है, APMC बाईपास एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट, EC एक्ट, तीनों के कानून से पूरी मोनोपोली बन जाएगी कंपनियों की, बड़ी कंपनियों की। तो उसमें से वो फार्मर को भी लूटेगी, फार्मर को खेती से भी निकालेगी, और वो ECA में कंज्यूमर को भी लूटेगी। उसमें सबसे ज़्यादा लूट वर्किंग क्लास की होगी, लेबर क्लास की होगी, क्योंकि उसकी इनकम भी कम हो जाएगी और उसको खाने के लिए महंगा भी मिलेगा। सो ये तीनों कानून हैं जो पूरी व्यवस्था को लूटेगी, पूरे लोगों को लूटेगी। सिर्फ इसमें 8-10% लोग हैं वो बच रहेंगे, वो कुछ कंसंट्रेशन हो जाएगी। हमें ये मानना है कि इससे बचा जा सकता है और बचना चाहिए। हमारी पूरी दुनिया में 750 करोड़ 7.5 बिलियन लोग हैं, और उसमें से ऑलमोस्ट जो 200 करोड़ हैं, 750 से 200 करोड़ लोग हैं भूखे सो रहे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है। हमारे पास प्रोडक्शन बहुत है,
प्रोडक्शन की कोई प्रॉब्लम नहीं। इन कानूनों में प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकता है, लेकिन हमें इस स्टेज पे प्रोडक्शन ज़्यादा करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पहले ज़रूरत है कि उसको लोगों को बांटा जाए, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होए। अगर हमारे पास इस टाइम गिवन टेक्नोलॉजी के साथ हमारे पास इतना प्रोड्यूस हो सकता है कि 1100 लोगों को, 1100 लोगों को, इससे 1.5 लोगों को गुजारा नहीं, मौज कराई जा सकती है। बहुत अच्छा लाइवलीहुड इस प्रोडक्शन टेक्निक में, इस प्रोडक्शन में सभी लोगों को बहुत अच्छा जीवन दिया जा सकता है। लेकिन हमारे पास क्या कि उसमें से भी 200 करोड़ लोग हैं जो भूखे सो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ठीक हो, जिसमें प्रोडक्शन मेन नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन मेन है, और इनकम इनइक्वलिटी है जो उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। हम ऐसा एक इसी सिस्टम में जब हमारी पॉपुलेशन 1100 करोड़ होगी तो हमारी टेक्नोलॉजी का लेवल भी ज़्यादा हो जाएगा। हमारे पास सब कुछ मतलब गिवन है जो बहुत फालतू पड़ा है। बहुत सारा कपड़ा पड़ा है, लोग नंगे रह रहे हैं। बहुत सारा फूड वेस्ट जा रहा है, लोग भूखे सो रहे हैं। बहुत सारे घर को ताला लगा हुआ है, लोग बाहर सड़कों पे सो रहे हैं। तो मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन की मेन इशू नहीं है, वो तो हो रहा है। हमें ज़रूरत है एक अच्छा सिस्टम जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो, वो बन सकता है। सभी को अच्छा जीवन दान दिया जा सकता है, लेकिन हमें हमारा पैराडाइम शिफ्ट करना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर सुखपाल, हमें समय देने के लिए और इतने विस्तार से बात करने के लिए। लगभग सभी पहलू पे हम आपसे लगातार और भी बात करते रहेंगे अलग हिस्सों में जो आपकी एग्रीकल्चर लेबर्स पे जो स्टडीज़ है, लेकिन फ़िलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।